जय हिंद दोस्तों, ये प्रेस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों बाद हम लोग जुड़े हैं और जुड़ने का खास एक मकसद है। तो मकसद क्या है कि जो पीटी 365 है यूपीएससी के लिए, आप लोग जानते होंगे, करंट अफेयर्स के लिए सभी लोग पढ़ते होंगे, उसकी क्लासेस हम लोग करेंगे आज। उसकी क्लासेस नहीं बल्कि जो उस पर बेस्ड एमसीक्यूज हैं, क्योंकि आपने पढ़ ही लिया होगा बहुत सारा, और सारा एक एक पढ़ाना मतलब बहुत सारे उसके पेड कोर्सेज और ये सब चलाए जा रहे थे। तो ये लगा कि उस पर एमसीक्यू करा देंगे तो ज्यादा बेटर से, एक बार आपने पढ़ा होगा एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग उसको रिवीजन कर लेंगे। अब क्लास कैसे प्रोसीड करेगी, जैसे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है वैसे क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग से उत्तर बताना रहेगा कमेंट करके, फिर उसके बाद उसका सही उत्तर बताया जाएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ नोट वोट नहीं करना है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से प्रश्न को देखिए, उसका उत्तर दीजिए। और इसका जो पीडीएफ है क्लास ओवर होने के बाद आपको, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, उस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आज का, उसको देखते हैं हम लोग। पहला है कि मूंगा चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेसिकली किसके बारे में पूछ रहा है? कोरल रीफ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो भी देख सकते हैं, दोनों लोग के लिए है, कोई भेदभाव नहीं है, हिंदी इंग्लिश सबके लिए ये है ना। हट जाओ भाई, इधर से नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं, तो दोनों के लिए है। तो पहला स्टेटमेंट है, रीबिल्डिंग कोरल डिपेंड ऑन सिम्बियोटिक एल्गी फॉर द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। मतलब जो कोरल होते हैं, जो रीफ बनाते हैं, वो सिम्बियोटिक एल्गी पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट्स के लिए। दूसरा, नरम मूंगे यानी जो सॉफ्ट कोरल है, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। ठीक है, जो नरम मूंगे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की हड्डियों के कारण चट्टान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ट्रिक है इसी में। तीसरा स्टेटमेंट है कि मूंगा चट्टाने आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां सूर्य की रोशनी ज्यादा पहुंचती है। तो केवल एक और तीन, केवल एक, दो और तीन, एक दो तीन, बताइए जल्दी इसका आंसर बताइए, फिर हम लोग अगले पे चलते हैं, है ना। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है 1 और 3, ठीक, 1 और 3 ये इसका सही उत्तर है। क्यों उत्तर सही हो जाता है? हमारा बोन किसका बना होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसका। कैल्शियम का कोई कंपाउंड होता है, कैल्शियम फॉस्फेट मोस्ट प्रोबेबली। यहां पे क्या बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की हड्डियों के कारण चट्टान बनने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और नाम क्या है? नरम मूंगा। तो यहीं पे लॉजिक लगता है कि भाई जब ये नरम मूंगा है और अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो हार्ड होगा, तो यहीं से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी ये और ये सही हो जाते हैं। तो ध्यान से प्रश्न को अगर आप सुनेंगे, ध्यान से उसको करेंगे तो इजिली आपसे हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है इधर? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कोरल ब्लीचिंग पे, साइंस एंड टेक चल रहा है अपना, है ना, इन्वायरमेंट चल रहा है बेसिकली। अगला है कोरल ब्लीचिंग पे, मिटाना भी पड़ता है भाई इसमें, ये देखिए एकदम एकदम जो पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड कागजों से मिटाते थे वही वाला सिस्टम इधर है। अगला स्टेटमेंट है कि कोरल ब्लीचिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल पर्यावरणीय तनाव के कारण अपनी सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है उसके कारण जो कोरल होते हैं वो निकाल देते हैं, जो उसका सिम्बियोटिक एल्गी होता है, जो बताए थे कि न्यूट्रिएंट के लिए जिनके साथ वो रहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में। अगला होता है कि कोरल ब्लीचिंग के परिणाम स्वरूप हमेशा कोरल की तत्काल मृत्यु हो जाती है। मतलब अगर कोई कोरल ब्लीचिंग होता है तो हमेशा यानी कि ऑलवेज जो जो कोरल कोरल है उनकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट ये हो जाता है। तीसरा है समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि कोरल ब्लीचिंग के प्रमुख कारणों में से एक है। इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे कोरल ब्लीचिंग हो जाता है, यही पूछना चाह रहा है। आपके ऑप्शन है ए 1 और 3, बी 2 ओनली, सी 1 2 3, या डी केवल 3। तो दोनों भाषाओं में हम लोग करा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, आपको दोनों लैंग्वेज में अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बताइए इसका आंसर। ठीक, इसका भी सेम यही आंसर है। इसमें भी क्या है, जैसे यूपीएससी पूछ देता ना हमेशा, जो हार्श स्टेटमेंट होते हैं जैसे ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, इमीडिएटली, समथिंग लाइक, तो इस तरीके स्टेटमेंट इसमें भी वही निगलेक्ट, क्योंकि प्रॉपर पैटर्न पे बेस्ड है यूपीएससी के, तो हमने भी उसी की तरीके के क्विजेस बनाने का ट्राई किया है। तो इसका ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ये हो जाता दोनों सही। क्या बोल रहा है कि कोरल की तत्काल मृत्यु हो जाती है, मतलब इधर इधर वो रिलेशनशिप खत्म किया और उधर उसकी डेथ हो जाए, कहने का मतलब ये था। तो ये नहीं होता है,
ठीक है, तो जिन्होंने भी बताया है केवल ए, उनको 7 करोड़ मिल जाएंगे, ले सकते हैं आप लोग। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को मैं बता दूं, एक वेनम करके मूवी आई थी मार्वल की, उसमें एक रहता है वेनम और दूसरा रहता है एडी ब्रॉक, तो दोनों आप देखते होंगे ना, वो काला सा पूरा बन जाता है भूत जैसा, तो वही उसी को बोलते हैं एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। और जो वेनम होता है उसको सिम्बियोट बोलते हैं, ठीक, और जो इंसान रहता है उसको होस्ट बोल देते हैं। ठीक, अगले पे आते हैं। अब क्या करना है आपको कि कुछ स्टेटमेंट दिए, बताना इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है कि नहीं है। जोड़ा आपको बताना है कि किनका जोड़ा सही लग रहा है, किनका नहीं है। ठीक है, पहले गांवों में क्या होता था कि जब बारात निकलती थी, तो जैसे मान लीजिए गांव में बारात तो लड़की के गांव में जाती है मोस्टली, है ना, आपके गांव में कुछ और होता होगा तो नहीं पता। उसमें क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी तो उन लोग को एक बोलते हैं, उसको बहुत बढ़िया टर्म होता है, कोई हर्ट नहीं होगा, पंचायत। तो बहुत पंचायत होती कि इसके दूल्हे को देखें हम लोग, ठीक है, कि जो हमारे गांव की बेटी है उसको बचपन से देख के आ रहे हैं, अब इसके दूल्हे को देखें कि दूल्हा सुंदर है कि बेटी सुंदर है। तो वही वाला जोड़ा इधर भी आपको बताना है कि दोनों जोड़ा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रीजिंग रीफ, ठीक है, तट से एक लगून द्वारा अलग, सेपरेटेड फ्रॉम द कोस्ट बाय अ लगून। दूसरा मतलब उसकी विशेषता है, ये चट्टान का प्रकार है और ये उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, दूसरा है बैरियर रीफ, यानी कि जो बैरियर रीफ है तट के समानांतर चलती है, जिसके बीच में एक लगून होता है, जो कोस्ट है उसके पैरेलल चलेगी और उसके बीच में इन बिटवीन एक लगून होगा। तीसरा है एटॉल रीफ। एटॉल रीफ के बारे में क्या बोला है कि छल्ले के आकार की चट्टान जो एक लगून को घेरती है। ठीक है, रिंग सेड रीफ इंसर्कल्ड अ लगून। तो बताइए इसका कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तीनों सही है कि तीनों गलत है, तो केवल एक, केवल दो, तीनों या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसमें जो है जिन्होंने बोला है केवल एक, उनका हो जाता है गलत। सही उत्तर कौन सा है, केवल दो। दो स्टेटमेंट इनमें सही है। कौन कौन से सही है, तो दूसरा सही है, तीसरा सही है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि ये अलग नहीं होते हैं, ये अलग नहीं होते हैं, डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। क्या होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है। यही बस इसका एक लॉजिक था, है ना, यही इसका एक लॉजिक है। और अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा, देखिए वे वीडियो फिर आप लोग कहेंगे कि बनाना बंद कर दिए, कुछ बंद नहीं कर दिए। आप लोग का जितना इसमें सपोर्ट रहेगा, जितना आप लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है हमें मंजूर है, हम आपको झेल लेंगे आधा घंटा 45 मिनट जो भी, तो जितना बढ़िया आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हम उतनी जल्दी जल्दी उतनी लंबी लंबी क्लासेस इसमें कराएंगे। नहीं तो फिर वही है, 2-4 होगा, पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, पढ़ो लिखो मस्त ऐश करो मित्रों, दिल ना किसी का दिखाओ ना, है। तो ये वाला का हो गया आपका। अगले पे आते हैं। चौथा जो है, मूंगा चट्टानों के वैश्विक वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ। तो बेसिकली आज की जो क्लास है उसके बाद जो कोरल रीफ का आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, मतलब गलत हो भी नहीं करेगा कोरल रीफ, और उसके बाद भी गलत हो गया तो फिर एक काम करो, आगे आप लोगों को पता ही होगा। अगला है, मूंगा चट्टानें मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों तक ही सीमित रहती है, मतलब कोरल रीफ आर लार्जली कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल ओशियंस। दूसरा है, वैश्विक मूंगा चट्टानों का 1/3 से अधिक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में स्थित है। मतलब जो 1/3 ऑफ ग्लोबल कोरल रीफ है उसका जो हिस्सा है, मतलब 1/3 जो है वो कहां पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में। तीसरा आता है, कोरल ट्रायंगल क्षेत्र कम समुद्री जैव विविधता के लिए जाना जाता है। मतलब जो कोरल ट्रायंगल रीजन होगा उसमें क्या होगा कि जो समुद्री जैव विविधता है, मरीन जिसको बोल सकते हैं मरीन बायोडाइवर्सिटी, वो कम होगी। तो बताना है कौन सा सही है, केवल एक और दो, केवल दो, एक और दो, एक और तीन, या 1-2-3। तो इसमें ये आप लोग और बताते चलेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब समझाना सही है, केवल एक भाषा में पढ़ाया जाए, हिंदी या इंग्लिश में, या जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। ये सब भी जैसे पहला क्लास होता है तो बेसिकली होता है फीडबैक के लिए, छोटा भले होगा लेकिन अगला जितना बढ़िया आप लोग उसमें बताएंगे ये चीज इंप्रूवमेंट कर दीजिए, आप हट जाइए मुझे बोर्ड ही दिखने दीजिए, वो भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग को ये बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जल्दी इसका उत्तर बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसमें जो स्टेटमेंट थर्ड है, यानी कि कोरल ट्रायंगल वाला, तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता होगी वो यहीं पे होती है।
तो यही वाला एक स्टेटमेंट हो जाता है गलत। अब इसमें से थर्ड को अगर हम हटा दें तो केवल ऑप्शन ए ऐसा है, केवल ऑप्शन ई ऐसा है जिसमें से अपना सही है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है कि उष्ण कटिबंधीय महासागर मतलब थोड़ा सा गर्म चाहिए होता है ना इनको, लगभग हम कह सकते हैं 20 से 25 डिग्री के आसपास का ये होता है, तो इनको थोड़ा गर्म चाहिए होता है, तो ये वाला सही है। ठीक है, दूसरा 1/3 से अधिक हिस्सा जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में स्थित है, तो ये भी स्टेटमेंट हो जाता है सही। और जिस हिसाब से टैब और ये सब डिस्चार्ज है, मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन पहली क्लास में हो जाएगा, और अच्छा भी है डेमो के लिए, आप लोग को इससे ज्यादा क्यों ही मेहनत करना, क्यों। ठीक है, तो चौथा ये किसी को समस्या नहीं होगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों के जो भाई बहन हैं उन लोग को समझ में आ रहा होगा। आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, है ना। 5वां जो क्वेश्चन है वो बेसिकली है कि इस पे जीन एडिटिंग पे है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट इसका यह है कि जीन एडिटिंग में हमेशा होस्ट जीनोम में बाहरी डीएनए डाला जाता है। जीन एडिटिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इन द होस्ट जीनोम, ऑलवेज। दूसरा, क्रिस्पर Cas9 टारगेट डीएनए सीक्वेंस की पहचान करने के लिए एक गाइड आरएनए मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करता है। मतलब जो क्रिस्पर Cas9 है वो आरएनए मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करता है पहचान करने के लिए। दूसरा, जर्मलाइन जीन एडिटिंग से पीढ़ियों तक चलने वाले अनुवांशिक बदलाव हो सकते हैं। मतलब कोई जो ये जर्मलाइन जीन एडिटिंग है, जर्मलाइन जीन एडिटिंग, इसके तहत जो है कि मतलब आप में भी रहेगा, आपके बच्चों में भी रहेगा, मतलब आप में जो जीन चेंजेस होंगे वो आपके बच्चों में भी रहेगा, नाती पोता उसके आगे पनाती जो जो होता होगा वो। तो ये बताना है कौन सा सही है, 2 और 3, 1 और 2, केवल 3 या 1 2 3, 1 2 3, बताइए जल्दी। चलिए, इसका जो सही स्टेटमेंट है वो है पहला गलत है। तो पहला गलत अगर हम काटेंगे तो अपना जो आ जाएगा 2 और 3, यानी कि ए इसका सही है। इसका थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग यहां से ए देख के सबका वो सही मार देंगे तो वो फिक्स पैटर्न वाला हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा। नहीं नहीं, तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें बोल रहा है हमेशा होस्ट जीनोम में बाहरी डीएनए डाला जाता है, तो हमेशा नहीं डाल, जरूरी नहीं है कि डालना ही पड़े, है ना। तो इसका पहला गलत है। दूसरा और तीसरा ये सही है। क्रिस्पर Cas9 जो है पहचान करने के लिए गाइड आरएनए मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, दूसरा ये जो है कि जो जर्मलाइन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उससे पूरी पीढ़ियों तक, तो अगर किसी को डांटना हो, किसी को वो करना है, तो उससे बोल सकते हैं कि तुम्हारे जो है, जैसे याद करने का एक तरीका होता है, तुम्हारे अंदर जो हम ना क्या करेंगे, जर्मलाइन जीन एडिटिंग कर देंगे, मतलब उसको पता भी नहीं चलेगा, आप अपनी भड़ास भी निकाल लेंगे, मतलब उसकी पीढ़ियों तक आप जो है जीन एडिटिंग का असर रहेगा उसमें। तो 5 क्वेश्चन हो गया अपना। ये बेसिकली फिर से मैं बोल रहा हूं अपना फीडबैक क्लास है। जैसा आप लोग कहेंगे क्लास लाइव लेने के लिए कहेंगे तो लाइव हो जाएगी, और नहीं तो जैसा अगर आप लोग इस पे रिव्यू नहीं देंगे तो फिर जैसी होता है ना, जैसी प्रभु की इच्छा, तो जैसी मेरी इच्छा रहेगी मैं उस हिसाब से इसको चलाता रहूंगा अपने हिसाब से, है ना। तो पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है, टेलीग्राम चैनल हमारा है, ये इस पे मैं लिख भी दे रहा हूं, यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पे मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, इस पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आराम से पढ़े लिखे, यूपीएससी प्री परीक्षा नजदीक है, तो इसी वजह से आप सभी के साथ रिवीजन के हम लोग करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो चाहे 26-27 किसी की भी, तो आप यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। पेड टेस्ट सीरीज बहुत ही बढ़िया और पैटर्न पे चलाई जा रही है। जानकारी जो चाहिए आपको, ये जो नंबर दिया गया है इन पे आप संपर्क करके, ये कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मिल जाएगा। क्लास में अभी तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय